के कंप्यूटर को पिला दो नींबू पानी। नींबू पानी में बहुत ताकत है। अच्छा चलो कभी ट्राई करेंगे। अभी पढ़ाई कर लें। तो देख बेटा, पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिक कोलिजन देख लिए थे बेटा हम लोग, ठीक है। अब चलो देखा जाए, अब देखा जाए बच्चा रिक्वायरिंग ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये देखा जाए बेटा एटम का रिक्वाइल, एटम के रिक्वाइल करने की बात करें, ठीक है। तो देखते बेटा, इमेजिन करो कि कोई भी तुम्हारा एक एटम बेटा, ये कोई भी हमारा एटम है ना, और इसमें कर दिया मैंने बेटा ये स्टार मार्क, है ना। तो देख बेटा, कोई भी एटम में स्टार मार्क करते हो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में है ना बेटा। स्टार मार्क का मतलब एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है बच्चा। तो ये एक्साइटेड स्टेट में है बेटा, है ना, और रेस्ट में है, ठीक है। अब सोचो जब ये डी एक्साइट होगा बेटा, तो डी एक्साइट होकर के जो एटम बेटा ये हो जाएगा हमारा क्या, ग्राउंड स्टेट में। ये हो जाएगा बच्चा ग्राउंड स्टेट में, एटम आ जाएगा बेटा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और इससे निकलेगा एक फोटोन, बोल बच्चा, है ना। चलो मान लेते हैं कि फोटोन का एनर्जी ई है बेटा और वेवलेंथ लैम्डा है ना। तो बोलो तो बेटा इस फोटोन में मोमेंटम है या नहीं, बोलो बच्चा, इस फोटोन में मोमेंटम है या नहीं है। अच्छा बताओ बेटा, जब वो रेस्ट में था, जब वो रेस्ट में था तो कितना मोमेंटम था, बोलो। 0 था बेटा, पहले मोमेंटम 0 था, है ना बेटा, ठीक है। अब बताओ फोटोन इमिट करने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा बेटा, फोटोन इमिट करने के लिए क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, नहीं ना बेटा, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगा बेटा। तो मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए ना, है कि नहीं। इसका मतलब अगर इस फोटोन का इस डायरेक्शन में मोमेंटम h बाई लैम्डा है बेटा, है ना, तो इसका मोमेंटम भी बैकवर्ड होना चाहिए ना, बोलो बेटा, इसका मोमेंटम भी बैकवर्ड होना चाहिए ना। तो इसका भी मोमेंटम कितना होना चाहिए, बोलो, h बाई लैम्डा होना चाहिए बेटा, बोलो, होना चाहिए ना बेटा। इसका भी मोमेंटम h बाई लैम्डा होना चाहिए, राइट ना। तो मैंने क्या किया, मैंने किया बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना बेटा। इसका अगर मास m बेटा और इधर की तरफ वेलोसिटी v है तो कहोगे ना mv इक्वल टू h बाई लैम्डा, बोल बच्चा, है कि नहीं, ठीक है ना बच्चा। अब सोचना, अगर मैं कहूं बेटा, अगर मैं कहूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी पार्टिकल की, है ना बेटा, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, बोल बेटा, कहोगे ना काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो बताओ बेटा मोमेंटम दोनों का सेम, दोनों का मास भी सेम, नहीं नहीं ना बेटा, मास बिल्कुल नहीं सेम। ये तो बहुत भारी है ना बेटा, ये बहुत भारी है, लेकिन ये तो बहुत हल्का है ना बेटा, ठीक है। तो बताओ किसका मोमेंटम कम होगा, सॉरी किसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, एटम का, बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसका मास ज्यादा है ना बेटा, और ज्यादा ही नहीं बेटा बहुत ज्यादा है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के जो होगा बेटा किसका, एटम का, है ना बेटा, ये बहुत छोटा होगा एनर्जी ऑफ फोटोन से, बोलो बेटा, होगा ना बच्चा, फोटोन की एनर्जी से बहुत कम होगा ना, ठीक है। देख बच्चा कंपेयर करने का एक और तरीका है, कंपेयर करने का एक और तरीका है कि देख बेटा एटम का जो मोमेंटम बेटा वो कितना, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, क्या ऐसे बोल सकते हो बेटा, हाफ mv इंटू वी, बोल सकता है बच्चा, इसको ऐसे बोल सकते हैं हाफ इंटू h बाई लैम्डा इंटू वी, बोलो बेटा, ठीक है। इसका मतलब बेटा h बाई लैम्डा इंटू वी बाई 2,
बोल बेटा, बोल सकते हो, है ना। जबकि इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है बच्चा, Hc बाय लैम्डा, है ना। अब तुम कंपेयर करो, इसका बच्चा C और इसका V/2, क्या दिख रहा है, ये बहुत कम होना चाहिए ना बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से भी हमें बेटा वही बात झलक गई कि K एटम की वैल्यू E से बहुत छोटा है। बोल बेटा, है कि नहीं। ठीक है, अब सोचो बेटा कि सिस्टम ने टोटल कितना एनर्जी रिलीज किया, इसने कितना एनर्जी रिलीज किया। तो मान लो बेटा इसका nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ, है ना बेटा। तो एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई हुआ बेटा, है ना। और ये डेल्टा एनर्जी इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम प्लस एनर्जी ऑफ फोटोन। बोल बेटा, अब इस कॉन्सेप्ट को देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो, क्या बोलोगे, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू ई। बोलो बेटा, होना चाहिए, है ना। इसका मतलब बेटा डेल्टा ई शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सॉरी, डेल्टा ई हमारा कितना है बच्चे, एच सी बाई लैम्डा, है ना बेटा। तो एच बाई लैम्डा कितना हो गया बोलो, डेल्टा ई, है ना बेटा। ठीक है, इसको 1 में पुट कर लो, इन 1 में पुट करो, कितना हो जाएगा, सो V इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी होगा ना, डेल्टा ई डिवाइड बाई सी इंटू एम। बोल बेटा, होगा, होगा बेटा। ये एटम की रिकॉइलिंग स्पीड होगी बेटा, लिख लो। है ना, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे बेटा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे इसमें, है ना, कि बताओ इसकी एनर्जी इसके डिफरेंस के बराबर होगी कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। कितनी कम होगी, तो कहेंगे इतनी कम होगी, V हो गया ना। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ mv², है ना बेटा। हाँ बच्चे, ये बहुत छोटी वैल्यू है, बिल्कुल सही बात, नोट कर ले बच्चों। m बेटा, m हो गया एटम का मास, जल्दी लिखो। Ga से ग्राउंड स्टेट, अरे बता, बिल्कुल ब्लॉट नहीं है स्क्रीन, एकदम सही है, स्क्रीन एकदम परफेक्ट, स्क्रीन इज परफेक्टली परफेक्ट। अब कैसे दिखाऊं, तो जादू दिख रहा है यार। हाँ, एक झटके में दिखेगा, स्क्रीन बिल्कुल सही है। मेरी शर्ट काफी ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्री क्या इसमें है, अच्छा बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप बने हैं इसलिए बोल रहा है, ओके। चलो इरेज कर रहा हूं बच्चा, अब चल बच्चा, अब तक हम लोग देख रहे थे बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना। अब थोड़ा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें बेटा। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हमें जो करनी है वो इसी एक्सरे में करनी है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है बच्चा एक्सरे, ठीक है। तो देख बेटा, एक्सरे में क्या पढ़ना हम लोग को है, तो देख बेटा इसमें कहा जाता है कि व्हेन
हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचेस ए मेटल टारगेट, है ना बेटा। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचेस ए मेटल टारगेट, मेटल टारगेट को अप्रोच करता है ना बेटा, ठीक है। देन फ्रॉम द कूलिज ट्यूब, है ना बेटा, कूलिज ट्यूब रिलीजेस हाई इनर्जेटिक फोटॉन्स, है ना बेटा, हाई इनर्जेटिक फोटॉन्स, है ना बेटा, ठीक है। these photons are called एक्सरे फोटॉन्स, ठीक है। इसी को कहा जाता है क्या बच्चा, एक्सरे फोटॉन्स कहा जाता है ना। ये बहुत अनोखी है, अनोखी इसलिए है क्योंकि बेटा ये नॉर्मल लाइट के मुकाबले में बहुत ज्यादा एनर्जी वाला है ना बेटा, नॉर्मल लाइट के मुकाबले में बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल वाला है ना। जैसे कि मान लो अगर तुम धूप में खड़े होते हो बेटा, है ना, तो ठंड के मौसम में धूप अच्छी लगती है ना बेटा। वही धूप थोड़ी ज्यादा हो जाए, है ना बेटा, वही धूप थोड़ी ज्यादा हो जाए, अल्ट्रा वायलेट रेज अगर तेरे बॉडी पे गिरेंगी बेटा तो स्किन बर्न हो जाएंगी, है ना। अल्ट्रा वायलेट क्या है सोच, अल्ट्रा वायलेट है बच्चा 4000 एंगस्ट्रम से छोटा वेवलेंथ, मतलब 3500 एंगस्ट्रम, 3000 एंगस्ट्रम, 2500 एंगस्ट्रम, 2000 एंगस्ट्रम, 1000 एंगस्ट्रम, ऐसा कुछ, है ना बेटा। अब सोचो, अब ये जो बेटा एक्सरे है ना, इसकी होती है वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रम, 0.2 एंगस्ट्रम, है ना, 1 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम। तो सोच बेटा उस अल्ट्रा वायलेट से जिससे कि तुम्हारा स्किन बर्न होता है, स्किन में धब्बे पड़ जाते हैं, है ना बेटा, उसके मुकाबले में 1000 गुना कम वेवलेंथ, 1000 गुना कम वेवलेंथ मतलब 1000 गुना ज्यादा एनर्जी वाला, है ना बेटा। ये इतनी ज्यादा एनर्जी वाला होता है बेटा कि तेरे बॉडी के आर पार निकल जाता है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज्यादा है कि तेरे बॉडी के आर पार निकल जाता है ना, ठीक है। और तेरे फ्लैश से, मांस, ये फ्लैश से ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता बिल्कुल, है ना। लेकिन जब बोन्स को क्रॉस करता है तो बोन्स को क्रॉस करते समय उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, बोन्स थोड़ा उसको ऑब्जर्व कर लेता है ना, ठीक है। तो सोचो जब तुम एक्सरे करवाने जाते हो तो क्या करते हो, तुम्हें कहता है कि चेस्ट का एक्सरे करवाना है ना, तो क्या करता है बेटा, एक लेता है प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, तेरे चेस्ट के आगे लगा देगा ऐसे, है ना बेटा, चेस्ट ऐसे लगा देगा आगे, है ना, और कहेगा पीछे से वो मशीन ऑन करेगा और पीछे से बेटा लाइट आएगी और इसलिए गिरेगी, है ना बेटा। और फिर जो उसका इमेज आएगा क्या दिखेगा तुमको कि चारों तरफ ब्लैक ब्लैक ब्लैक, है ना बेटा, और तेरे चेस्ट के जो रिब्स हैं उसका व्हाइट 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 बनेगा, स्केलेटन बनता है ना। तो इमेजिन कर बच्चा कि तेरे फ्लैश वगैरह से, है ना, ठीक है, लीवर वगैरह से ऐसे वो निकल गया लाइट, है ना, ठीक है बच्चा, जैसे कि उसने कुछ इनकाउंटर नहीं किया, मतलब तेरे फ्लैश से पास करने से उसकी इंटेंसिटी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, है ना। क्योंकि उस एक्सरे वाले में देखोगे बाकी पोर्शन में जहां से बिना बॉडी से पास की लाइट गया होगा, जहां बिना बॉडी से पास की लाइट गिरा होगा वहां भी उतना ही काला धब्बा है जितना फ्लैश से पास करके बना है लगभग, है ना, ठीक है। तो इमेजिन कर बच्चा ये कितने हाई एनर्जी लेवल वाला है ना, इतने हाई एनर्जी लेवल वाला है बेटा कि नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, नेचर में अगर है भी सनलाइट से वाली एनर्जी वह भी बहुत कम, हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना बच्चा। चलो तो देखो बेटा, बेटा बिल्कुल होता है, बॉडी बर्न क्यों नहीं होती, होता है बेटा, वो डैमेजिंग होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। इसका तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझो इस चीज से, तुम देखोगे बेटा इस बात को कभी, है ना, कोई भी अगर तुम कुछ दिनों से बीमार पड़े हो, कुछ दिनों से अगर तेरी तबीयत खराब है ना, तुम अगर
एक डॉक्टर एक्स को दिखाए, है ना, और वहां पे ब्लड टेस्ट करवाए, एक्सरे करवाए, है ना, और 1 महीने के बाद लगभग तुम जाते हो दूसरे डॉक्टर के पास, है ना, वो नया डॉक्टर भाई को तुम कहते हो यही मेरी पहले की रिपोर्ट है, क्या है, ब्लड टेस्ट का है, एक्सरे का है, अल्ट्रासाउंड का है ना बेटा, तो क्या कहेगा, देखो वो कहेगा कि ब्लड टेस्ट दोबारा कराइए, बोलता है ना, इवन अल्ट्रासाउंड भी कहेगा दोबारा करा लीजिए, है ना बेटा, लेकिन एक्सरे नहीं बोलेगा। एक्सरे बोलेगा वो कि लगभग 6 महीने तक होता है वैलिड, एटलीस्ट 3 मंथ, है ना, क्योंकि वो जानता है बेटा एक्सरे बॉडी से पास करता है ना, तो बहुत डैमेजिंग होता है। हमारे जब एक्सरे करवाते हैं हम लोग, बॉडी से पास करता है, अगर वही एक्सरे में हम लोग अगर 10 मिनट 5 मिनट रह जाओ लगातार, है ना बेटा, तो तेरे बॉडी में, तेरे बोन्स में परमानेंट डैमेज आ सकता है बच्चा, है ना, इतना बड़ा रिस्क वो डॉक्टर नहीं लेगा, है ना, इसलिए कहता है कि 3 महीने तक होता है वैलिड। ये बात समझ में आई, तो हमारे बॉडी पे बिल्कुल असर पड़ता है बेटा, कॉमन सेंस की बात है। जब स्किन बर्न हो जाता है अल्ट्रावायलेट से, तो एक्सरे से क्या होता होगा, एक्सरे से क्या होता होगा सोचो, है ना। तो देख बेटा, चलो बात करें हम लोग, एक्सरे की बात कर रहे थे बेटा, देखो तो देख बच्चा, यहां से बात कर रहे थे बेटा हम लोग, क्या बात कर रहे थे, कूलिज ट्यूब सेटअप, है ना, कूलिज ट्यूब सेटअप। देखो कि बुक्स वगैरह में काफी छोटा बनाया जाता है ना, मैं उसी को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। देख बेटा इसमें क्या होता है, एक होता है फिलामेंट, एक होता है बेटा फिलामेंट, है ना, इस फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, इस फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, है ना बच्चा, इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकली हीट करने से क्या होगा, हीट करने से बेटा, है ना, यहाँ के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाएंगे, है ना बेटा, ठीक है। और इस तरह के इलेक्ट्रॉन के इमिशन को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं थर्मो आयनिक इमिशन। क्या बोलोगे, थर्मो आयनिक इमिशन, है ना बेटा, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन को निकलना, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना इस थर्मो आयनिक इमिशन, है ना बेटा। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी था और थर्मो आयनिक इमिशन भी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट गिरता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और ये क्या है, हीट से बाहर निकलता है ना बेटा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, बहुत सारे फोटोन गिरते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, याद है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है ना। तो इमेजिन कर, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, रैंडम होगी बेटा, तो क्या उसको इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे बच्चा, बीम नहीं बन पाएगा ना, फैल जाएगा हमेशा वो, तो है कि नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, थर्मो आयनिक इमिशन। इससे क्या होता है कि सरफेस पे आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लगभग 0 होती है, बहुत कम होती है ना बेटा। और अब क्या करते हैं, देखो अब करते हैं क्या बेटा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगाते हैं, है ना, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे आगे की ओर फोर्स लगता है ना बेटा, और इलेक्ट्रॉन पे आगे की ओर फोर्स लगता है, तो ये सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में आगे बढ़ता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में आगे बढ़ेगा, है ना, और जा करके इस मेटल पे गिरेगा, समझा बच्चा, ये एक मेटल टारगेट है बेटा, ठीक है, ये क्या है, एक मेटल टारगेट है, समझा, ठीक है। तो देखो बच्चा, जब इस मेटल टारगेट पे लाइट गिरेगी, है ना, कौन सी इलेक्ट्रॉन, जिसको कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से गिराया हो, है ना, तो क्या होगा बच्चा, बहुत ज्यादा स्पीड से टकराएगा बेटा, है ना, तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारा हीट डेवलप होगा, बहुत सारा हीट डेवलप होगा, तो क्या होगा, इसके मेल्ट करने की संभावना है ना, ठीक है। इसलिए हम कोशिश क्या करते हैं बेटा, कि जो मेटल हो ये हाई एटॉमिक नंबर का मेटल हो, इससे क्या होगा, तो यूजुअली ऐसा कहा जाता है बच्चा, हायर एटॉमिक नंबर वाले का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब ज्यादा हीट गेन करने पे राइज इन टेम्परेचर कम होता है ना बेटा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग बेटा, इसको
हाई एटॉमिक नंबर का मेटल लेते हैं, है ना बेटा, हाई एटॉमिक नंबर का मेटल लेते हो तुम, समझा बच्चा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये गर्म तो होगा ना बेटा, फिर भी तो गर्म होगा ना ये, बोलो, हाई एटॉमिक नंबर का तुम ले लेगा तो क्या वो गर्म नहीं होगा, गर्म तो फिर भी होगा बेटा वो, है कि नहीं, इसलिए इसको ठंडा करने का उपाय करते हैं, है ना बेटा, क्या करते हैं, यहां से, है ना बेटा, इसके अंदर हम लोग सप्लाई करते हैं किसका, कूलेंट का, इसके अंदर क्या होगा, कूलेंट इन और कूलेंट आउट, है ना बेटा, ठंडा करने के लिए इसमें कूलेंट का उपयोग करते हैं बेटा हमको, बात समझ गया ना, बात समझ गया, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ना बेटा, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इसको आके अप्रोच करेगा तो बेटा यहां से बहुत हाई एनर्जी के फोटॉन्स निकलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सरेज बोलते हैं, है ना, ठीक है। और इसको एक ट्यूब के अंदर बंद होता है, एक ट्यूब के अंदर बंद होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, कूलिज ट्यूब सेटअप, क्या बोलेगा इसको, कूलिज ट्यूब सेटअप, यही कूलिज ट्यूब है, समझा, ठीक है। इसी डायग्राम में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको चाहिए था ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, इसको और इसको, है ना बेटा, एक बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दोगे, है ना बेटा, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दोगे, ठीक है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा, कहोगे इन द ऑर्डर ऑफ किलो वोल्ट, यहाँ 2 4 10 वोल्ट 20 वोल्ट से काम नहीं बनेगा बेटा, हजारों वोल्ट लगेंगे, 4000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, समझे बच्चा, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको डायग्राम ना, फटाफट डायग्राम बना लो, फटाफट डायग्राम बना लो, इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन से पास करवाते होंगे एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए, हाँ बच्चा कर तो भी सकते हैं अगर हमको बहुत ज्यादा स्पीड में चाहिए तो, लेकिन अभी हमें उतने की जरूरत नहीं है। प्रियांश को इसका इतिहास जानना है, वो डिस्कवर्ड एक्सरे, जे रोइंगटन, जे रोइंगटन ने किया था इसको डिस्कवर, कूल करने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि बेटा गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा तो मेल्ट कर सकता है ना मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा बच्चा इसमें, एक्सरे से बहुत क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बेटा, फिर भी हर 2 साल में एक सवाल आता है, 2 3 सालों में एक सवाल आ जाता है कभी कभार। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया बच्चा उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए तुमको उतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। नहीं बच्चा, एक्सरे इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये अभी तक अननोन है, अभी तक अननोन नहीं है, अब नोन है, पहले अननोन था जिस समय डिस्कवर हुआ था, हाँ ठीक है, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, उस समय लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, तो लोगों ने इसका नाम एक्स रख दिया, एक्स मतलब एक्सरेज। नहीं बच्चा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होगा बेटा, बताओ तो, लाइट कहीं थोड़ी गिर रही है, इस बताओ, लाइट कहीं गिर रही है क्या, इलेक्शन मीटर पर करेक्ट क्या लिखे हो भाई, हाई एटॉमिक नंबर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होगी, है ना बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होगी और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। गामा रेज की बेटा और कम होती है वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम, बेटा सोनोग्राफी साउंड से होता है, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं ना उसको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड मतलब जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, है ना, उससे थोड़ी ज्यादा। अब पूछना सीटी स्कैन क्या होता है, मेरे को डॉक्टर बना के छोड़ेगा, हाँ जल्दी लिख, बेटा मैं किसी को
अब पूछ रहा है एंडोस्कोपी क्या होता है। आना ऑफलाइन क्लास में, तो एंडोस्कोपी करता हूं मैं। ठीक है, एंडोस्कोपी करना आता है मुझे। भाई मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ, किसी को डॉक्टर बनने में थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ मैं, डॉक्टर बनने में थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ किसी को, लेकिन डॉक्टर मैं नहीं हूँ बेटा। हाँ, मैं कंपाउंडर हूँ। ठीक है, चल आगे पढ़, गंदा बच्चा। देख, चल देख बच्चा, कंटिन्यूअस एक्सरेज। एक्सरेज को बेटा हम लोगों ने दो हिस्सों में बांटा। एक्सरे का जो इमिशन है ना, इसमें एक्सरे के इमिशन में दो हिस्से हैं बेटा। एक हमारा है कंटिन्यूअस एक्सरे और एक हमारा है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है बच्चा। देखो देखो बच्चा, सर डाउट किसको डाउट है भाई? स्वाति को क्या डाउट है भाई? अच्छा, इतने बच्चे हैंड रेस कर रखे हैं, मैं दिखा ही नहीं अब तक यार, सॉरी। बात करता हूँ, चलो अबे बोलो बेटा। सर लास्ट क्लास में बताया था ना काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, तो उसके हिसाब से कोलिजन कैसे मतलब डिटरमाइन करते थे सर, समझ में नहीं आया था सर। तो लास्ट क्लास नहीं किया था? किए थे सर, लेकिन अच्छा से नहीं समझ में तो आया था, जल्दी जल्दी बता उसका दिए। वीडियो एक बार और देखे ना बच्चा, उसका वीडियो एक बार और देख लेना, है ना, आ जाएगा समझ में। आदित्य। हेलो सर। हाँ सर ये आप इसमें बताए थे कि यहाँ पर थर्मोआयनिक एमिशन वाली ये जो कॉइल है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो होती है। हाँ, तो सर वो मतलब सर्किट तो कंप्लीट है, तो सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड तो हाई रहती है, तो हाय भगवान, तुम लोग के डाउट बड़े खतरनाक लेवल के हैं, अजीब अजीब डाउट्स हैं। तुम लोग भी पूरा इलेक्ट्रॉन जैसा हो गया एटम वाला, खींच के लाओ चौथे ऑर्बिट में, फिर वापस पहुंच जाते हो ग्राउंड स्टेट में। भाई करंट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यही पढ़े हो बच्चा। अबे ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन रे, फ्लो थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, ड्रिफ्ट। अंकित। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो रिड्यूस मास वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं सर, थोड़ा सा बता दीजिए सर, नोट्स नहीं है तो रिवाइज नहीं करता। दो पार्टिकल का सिस्टम के लिए, दो पार्टिकल का सिस्टम जब भी हो, है ना, तो रिड्यूस यस मास वाला सर, कॉन्सेप्ट यस। इस्तेमाल करना है। ठीक है, तुम्हारा ओके देखो, सर। यूट्यूब पे देखे ना, यूट्यूब चैनल पे सेंटर ऑफ मास का चैप्टर होगा, है ना, उसमें यस ढूंढना। सर। 11th वाले बच्चों को पढ़ाया था मैंने, तो उनको बताया है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ यस मास एंड रिड्यूस मास, दोनों पढ़ाया है उसमें, ढूंढना। लेक्चर नंबर 5 या यस 6 सर। में होगा शायद। यस सर। शुभम बोलो। सर वो मोमेंटम का वैल्यू अंडर रूट 2m कैसे यूज करते हैं? स्वाति बोलो बेटा। सर मेटल जो इलेक्ट्रॉन जिसमें लूज कर रहा है वो एक्सरेज के फॉर्म में हो रहा है ना लास्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गया एक्सरे में, बोलना चाहती है तुम? यस सर। बाबू मेरे, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एक्सरे फोटॉन्स हैं, है ना। ओ ओके सर। रोशन। सर लास्ट वाले स्टेप को अपना क्या नाम दे सकते हैं सर? स्टेप का नाम मतलब सर जब किस इलेक्ट्रॉन स्टेप का? उसको किया तो एक्सरे निकला, तो उसका क्या नाम हो सकता है सर? एक्सरे निकलने को ही बोलेंगे एक्सरे इमिशन, और क्या अच्छा। बोलेगा बच्चा? नो सर, हमको लगा कोई नाम होता होगा जैसे। नहीं बच्चा, एक्सरे इमिशन ही है वो। आशुतोष। सर जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिया ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए दिया ना? क्या? जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो किलोवाट वोल्ट में हम लगा रहे हैं, वो वो मतलब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाने के लिए कर रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। भाई गजब गजब सवाल पूछ रहे हो तुम लोग यार। चल देख बच्चा, कंटिन्यूअस एक्सरे में ध्यान दे बच्चा, कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या है समझ, क्या कहता है? देख बच्चा, व्हेन
हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचेस मेटल टारगेट, है ना। सोच बच्चा, मेटल टारगेट के बारे में क्या कहा था? एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसका जो एटम है ना, इसके एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन होगा बहुत सारा, बोलो बहुत सारा होगा बेटा इलेक्ट्रॉन। और जब ये सब इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा? इससे रिपल्सन मिलेगा ना बेटा, बोल। इससे अगर रिपल्सन मिलेगा तो इसकी स्पीड घटेगी बेटा, है ना। इससे रिपल्सन मिलेगा तो स्पीड घटेगी, है ना। इसका मतलब इसमें रिटार्डेशन होगा, है ना। रिटार्डेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस होगी वही एनर्जी फोटोन के रूप में बाहर निकलेगी, समझा बच्चा? ठीक है, तो वही कहा मैंने, हाई इलेक्ट्रॉन्स अप्रोचेस मेटल टारगेट, है ना बेटा। दे suffer repulsion from electrons of metal target, electrons of atoms of metal target, है ना बेटा। मेटल टारगेट के एटम से वो क्या करता है? रिपल्सन महसूस करता है ना, एंड रिटार्ड, और उनकी स्पीड घटती है, ठीक है। दिस लॉस ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी की लॉस होगी, है ना बेटा, कन्वर्ट इनटू एक्सरे फोटॉन्स, समझा बच्चा? एक्सरे फोटॉन्स में कन्वर्ट होती है, समझा बच्चा? है ना। अब सोच, मान लिया कि 10 जूल से इलेक्ट्रॉन पास जा रही हैं, 10 जूल से इलेक्ट्रॉन पास जा रही है ना बेटा। जैसे ही रिपल्सन हुआ 10 जूल से काइनेटिक एनर्जी घट करके हो गई 9 जूल, और 1 जूल का एक फोटोन निकल गया, है ना। या फिर 10 जूल से घटते घटते हुआ 8 जूल, और 2 जूल का एक फोटोन निकला, है ना बच्चा। या कहो 10 जूल से घटते घटते हो गया 5 जूल, तो 5 जूल का एक फोटोन निकला। या 10 जूल से घटते घटते हो गया 0, तो 10 जूल का एक फोटोन निकला, है ना बेटा। तो मुझे बताओ, निकलने वाले एक्सरे फोटोन में, है ना बेटा, जो एनर्जी है फोटॉन्स की, ये अलग अलग होगी या सारे फोटॉन्स एक जैसे होंगे? जल्दी बोलो। द फोटॉन्स विल बी डिफरेंट और सेम? अलग अलग होंगी, उनका एक रेंज होगा, अलग अलग होंगी तो एक रेंज होगा, है ना। रेंज कहां से कहां होगा? अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो निकलने वाले फोटोन की एनर्जी कहां से कहां लाई करेगी? बोलो बोलो। 0 से 10 जूल, बिल्कुल सही बात, है ना बेटा। क्या कहेंगे? कन्वर्ट इनटू एक्सरे फोटॉन्स, है ना बेटा। एक्सरे फोटॉन्स ऑफ एनर्जी क्या? लेस देन और इक्वल टू, क्या कहोगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अप्रोचिंग इलेक्ट्रॉन्स, बोल बेटा, है ना। इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या? लगातार, है ना बेटा। इसका मतलब कोई भी एनर्जी मिस नहीं होगी बेटा, समझा? है ना, इसलिए बोलते हैं इसको है कंटिन्यूअस एक्सरे, है ना बेटा, समझा? इनके इमिशन में किसी एक खास वैल्यू से कम कोई भी एनर्जी हो सकती है। खास वैल्यू से कम एनर्जी मतलब खास वैल्यू से ज्यादा वेवलेंथ, है ना बेटा। बात समझा? लिख लो, यहां तक नोट कर लो, इसको नोट करो। अमन बोलो तुम। सर मेरे को इसके अंदर पूछना था सर आपने इसके अंदर हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, तो इसकी वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं होगा क्या? हेलो। हाँ भाई हाँ। यस सर जैसे अपन ने फोटो बेटा तुम लोग के सवाल सुन करके मुझे चक्कर नहीं आ रहा, है ना। मैं अब तक एडमिट नहीं हुआ अस्पताल में,
बहुत बड़ी बात है बेटा, तुम लोग को सब क्वेश्चंस को झेलना। भाई मेरे महान हो तुम लोग, महान। बाप रे बाप। सोनाली बोलो। सर ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल टारगेट पे पहुंचे तो एक्सरे फोटॉन्स एमिट ना हो? इलेक्ट्रॉन्स मेटल टारगेट पे पहुंचे और एक्सरे फोटोन इमिट ना हो, यस मतलब सर। एनर्जी लॉस हो, तो एनर्जी कहाँ जाएगी बच्चा वो? सर रेंज आपने 0 to 10 बोला था ना, अगर 10 जूल हाँ का बच्चा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है सर। है ना बच्चा? यस सर। हाँ, अभी थोड़ा सा वेट करो इसके बारे में, तुम्हारा सवाल के लिए वेट करो, बताना बाकी है इसके बारे में। ओके सर। सुमित। सर ये जो रिटार्डेशन बताया ये तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि अब हाई पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले से लगा है। हाँ तो ये रिटार्डेशन इतना नेग्लिजिबल होगा और एनर्जी भी बहुत नेग्लिजिबल होगी किसकी? मतलब कहना रिटार्डेशन चाहते की। हो तुम ऐसा, इसका मतलब कहना चाहते हो कि ऐसा करने के लिए, मतलब इमिट हो, अच्छा खासा इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है? बोलो। यस सर। चलो मान लेते हैं तेरी बात। अगर 1 जूल का इलेक्ट्रॉन गिरेगा, 1 जूल का अगर इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो कम से कम कितने, तो अधिक से अधिक कितनी एनर्जी का फोटोन निकल सकता है? बोलो। सर 1 जूल का, 1 जूल का, है ना? जितना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम रखोगे बच्चा, उतने कम एनर्जी का फोटोन भी तो आएगा, तो फिर काहे का होगा एक्सरे, बताओ। यस सर बिल्कुल। हाँ भाई, उसकी स्पीड ज्यादा थी मान लिया, तभी तो कहा था एटॉमिक नंबर लो, ताकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो, उसका चार्ज भी स्ट्रांग हो। जी सर, जी सर बिल्कुल बिल्कुल। आयुष। चल बच्चा देख आगे, देख बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल e, इसको पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सीलेट किए, ये V यूनिट है, किलो वोल्ट है, लिख दे रहा हूं, किलो वोल्ट है बच्चा ये, और ये हमारा वोल्ट है ना? तो देख बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन E इस वोल्टेज V से यहां एक्सीलेट करेगा तो क्या होगा बोलो? E इंटू वी क्या होगा? E इंटू वी क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नुकसान। जितना ये एनर्जी नुकसान करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, बोलो बेटा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितने ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी उससे बराबर या उससे कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा। तो फोटोन का एनर्जी अगर मैं E मान लूं तो कहोगे ना बेटा कि के जो होगा मोर देन इक्वल टू E होगा बेटा, या एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन इक्वल टू के ई होगा, बोलो बेटा, होगा? ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे? E का जो वैल्यू है ये तो होता है बेटा hc बाई लैम्डा, और लेस देन ये हमारा है बेटा EB, है ना? इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया? इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया? देखो, लैम्डा इक्वल टू हो गया, लैम्डा इज मोर देन इक्वल टू hc बाई EB, बोल बेटा। ठीक है, तो इसमें जो कम से कम आया वेवलेंथ वो कितना आया? hc बाई EB, बोल बच्चा। ठीक है, जो ये कम से कम बेटा आया वेवलेंथ, इसको बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, इसको बोलते हैं क्या? कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है बच्चा, समझा? तो देख बेटा, इस वाले के एक्सरे के इमिशन में, इस वाले एक्सरे के इमिशन में जो फोटॉन्स निकलते हैं बेटा, ये बहुत सारे फोटॉन्स निकल सकते हैं, है ना? इसमें बहुत सारे फोटॉन्स निकलते हैं, और उनका वेवलेंथ, उनके वेवलेंथ की कम से कम वैल्यू इतनी होती है। इसका मतलब ये अगर हमारा है बेटा क्या? लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ,
ये हमारा क्या है बच्चा, मिनिमम वेवलेंथ। इसका मतलब जितने भी फोटोन निकल रहे हैं बेटा, ये सारे फोटोन इसके बाहर हैं, है ना बेटा, और सारे फोटोन की संख्या अलग अलग है ना, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी मतलब किस वेवलेंथ में कितने फोटॉन्स, इंटेंसिटी क्या बोलते थे याद करो, इंटेंसिटी इनटू एरिया बराबर n इंटू ई। n क्या था, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, है ना बेटा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम हर वेवलेंथ में अलग अलग है ना बेटा। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, समझे बच्चा, है ना। इस ग्राफ का बेटा हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है, इस ग्राफ का हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं है। ये हमारे लेवल पे जहां तक हमें पढ़ना है तो मान सकते हो कि ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। लेकिन इस ग्राफ का एक सेंस है, सेंस क्या है समझो। देखो बच्चा, अब बताओ यहां मैं ड्रॉ किया एसिम्पटोट, है ना बेटा, इसका मतलब इन्फिनिटी पे आकर के इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, बोलो बेटा, है ना। क्या दिख रहा है कि जब बहुत आगे जाते हैं तो ग्राफ की ऊंचाई बहुत कम हो गई, है ना बेटा। ग्राफ की ऊंचाई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी काफी कम है किसमें, बहुत ज्यादा वेवलेंथ में, बहुत ज्यादा वेवलेंथ में इंटेंसिटी काफी कम है। तो बेटा बहुत ज्यादा वेवलेंथ, इसका मतलब बहुत कम एनर्जी वाले फोटॉन्स, बहुत कम एनर्जी वाले फोटॉन्स, इसका मतलब जब ये टक्कर हुआ तो एनर्जी काफी कम लॉस हुआ या नहीं के बराबर लॉस हुआ, है ना। जब नहीं के बराबर एनर्जी लॉस हुआ तो बहुत कम एनर्जी का फोटोन निकला, लेकिन ऐसे फोटोन की संख्या कितनी है, बहुत कम है। इसका मतलब बेटा कि ऐसी इवेंट जहां नो लॉस ऑफ एनर्जी हो इज वेरी रेयर, है ना। बहुत कम इलेक्ट्रॉन ये सिचुएशन फेस किया, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब चलो यहां लैम्डा कट ऑफ, लैम्डा कट ऑफ का मतलब क्या है, तो कहोगे मिनिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। यहां पे कितना इंटेंसिटी है, लैम्डा कट ऑफ पे कितना इंटेंसिटी, बोलो, 0। इसका मतलब ऐसे फोटोन की संख्या भी नेग्लिजिबल है जो मैक्सिमम लॉस किया, बोलो बेटा, है कि नहीं, है ना। तो कहना क्या चाहता है ग्राफ, कहना यह चाहता है बेटा कि जो पूरा लैम्डा मिनिमम मतलब क्या, पूरा लॉस कर दिया, पूरा लॉस कर दिया मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के जैसा मैक्सिमम लॉस, ये भी अपने आप में रेयर है ना बेटा। और ये नो लॉस, ये भी अपने आप में रेयर है। यूजुअली जब दो बॉडी कोलाइड करते हैं बेटा, है ना, तो आइडियली इलास्टिक भी रेयरली मिलता है और आइडियली परफेक्टली इलास्टिक भी रेयरली मिलता है ना। जनरली क्या मिलता है, 10%, 20%, 30%, 40% लॉस वाले, है ना बेटा। तो वही कहता है 10%, 20, 30% लॉस वाला का इंटेंसिटी ज्यादा है। अब समझ में आया बेटा, ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे आधारित है, ठीक है, लिख लो, नोट कर ले बच्चा। श्रेयास बोलो। सर ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसा ही है नहीं है तो? नहीं नहीं अलग है बच्चा, वो अलग चीज था, ये अलग चीज है। नहीं मतलब उसमें ग्राफ का शेप एक जैसा है बेटा, शेप एक जैसा थोड़ी है, शेप एक जैसा मानने से थोड़ी मान लोगे इक्वेशन एक जैसा, नहीं ना। इक्वेशन की बात नहीं इस सर, वो जो हाँ बोलो बोलो। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक पर्टिकुलर नेचर की चीज ज्यादा है और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन हाँ होता है ना। हाँ उस तरह से कंपेयर कर सकते हो, ठीक। कुशाग्र बोलो बेटा। यस सर, जो जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही है वो बहुत कम है, लेकिन एक आध तो होंगे हाँ रेयर, उसमें, वेरी रेयर, रेयर, वेरी रेयर है हाँ सर, लेकिन हाँ। रिपल्शन अब तो ये उसमें भी होगा। एक मिनट, एक मिनट, उसमें एक हाँ, आध दो है या नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, है ना, अच्छा, क्योंकि पूरा मॉडर्न बेटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। ओके सर। यहाँ पे श्योर शॉर्ट वाली इवेंट कुछ भी नहीं है, हाँ, हर चीज प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। अगर तुम खुद पढ़ते हो केमिस्ट्री के स्टार्टअप में ही पढ़ते हो बेटा, क्या, हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अरे तुम जहां हाँ, सोच यस रहे सर, हो वहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यस सर, बिल्कुल तो पढ़ा है। केमिस्ट्री तुमको ये सिखाता है ना। तो चलो बच्चा देखो
क्या दिख रहा है? इस कट ऑफ के वेवलेंथ में लाइंस कैसी बनी? कंटिन्यूअस। इसका मतलब कोई भी वेवलेंथ मिसिंग नहीं है बेटा, हर वेवलेंथ आ रहा है, हर वेवलेंथ आ रहा है बेटा। इसलिए बोलते हैं क्या इसको? कंटिन्यूअस एक्सरे। लगातार कोई भी चीज मिसिंग नहीं है, हर तरह का वेवलेंथ आएगा, इसलिए उसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस एक्सरेज। ठीक है, चलो अगर देखो अब इस एक्सरे का दूसरा हिस्सा देख बेटा, इस एक्सरे का दूसरा हिस्सा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे है ना? ठीक है बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या है समझो। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में ये कहता है, सुनना बेटा ध्यान से, सुनना, गौर सुनना बेटा, है ना, कि देखो बच्चा ये तो बात हमको समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि जो एटम है ना, मेटल टारगेट के एटम इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बेटा उनको ये रिपेल करेगा। बोलो, है ना बेटा? ठीक है, लेकिन बताओ जो बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो बाउंड्री में इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन की एक दीवार है? क्या वो इलेक्ट्रॉन की एक दीवार है बेटा? नहीं ना? क्या इमेजिनरी स्फीयर है जिसके कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन है? बोलो बेटा, राइट ना? ठीक है, तो बताओ ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं कि बाहर इलेक्ट्रॉन आए, बहुत हाई स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन, और एटम के अंदर घुस जाए? चांस बनता है कि नहीं? इसका चांस बनता है ना बेटा? ठीक है, हालांकि ये घटना बहुत कम होगी, फिर भी चांस तो बनता है ना? तो अब सोचो ऐसा हो जाए बेटा कि इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर घुस जाए, है ना, और किसी अंदर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके उसको नॉकआउट कर दे, है ना? किसी अंदर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को टकराए, है ना, और उसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकाल दे, है ना बच्चा? तब सोचो इलेक्ट्रॉन जब वहां से बाहर निकल जाएगा बच्चा, है ना, इस एटम के अंदर के ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वहां वैकेंसी बनेगी। बोलो, है ना? तो चलो पहले ऑर्बिट में मान लो वैकेंसी बन गई, तो पहले ऑर्बिट में वैकेंसी बनी तो दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन आकर के ऑक्यूपाई कर लिया, है ना बेटा? अंदर आके ऑक्यूपाई कर लिया और अंदर वाले के ऑर्बिट फुल कर दिया, अब दूसरे में आ गई वैकेंसी, है ना? दूसरे को फिल करने के लिए तीसरे से आया इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा, फिर वैकेंसी भर गई, अब तीसरे में आ गई वैकेंसी, है ना बेटा? तो क्या कहोगे? एक वैकेंसी बनने की वजह से, एक वैकेंसी बनने की वजह से बहुत सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं, है ना बेटा? एक वैकेंसी बनने से एक ही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं ट्रांजिशन, है ना बेटा? और उस एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट ट्रांजिट करेगा बेटा, तो उस एनर्जी के डिफरेंस की वजह से फोटोन निकलेगा। बोलो, निकलेगा ना? ठीक है ना? और ये जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी उतनी ही होगी जितनी उन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस है ना बेटा? और उन दोनों ऑर्बिट में कितने एनर्जी का डिफरेंस है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है ना बेटा? इसलिए इसे बोलते हैं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। समझा बच्चा? सो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे में किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो क्या बोलोगे? बोलो, ये किसका है कैरेक्टरिस्टिक्स? मेटल का। बिल्कुल सही बच्चा, ये मेटल का है, मेटल के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना बच्चा? ठीक है, तो देखो कहेंगे बेटा देयर में बी ए rare event that few electrons, few approaching electrons, है ना बेटा? ठीक है, enter into the atom and
knockout and knock out one of the electron in from inner orbit, creating a vacancy there, है ना बेटा? क्या कहोगे? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा अंदर से और अंदर वैकेंसी बन जाएगी, ठीक है बेटा? टू occupy this vacant space, है ना बेटा? मल्टीपल ट्रांजिशन, है ना बेटा? मल्टीपल ट्रांजिशन अकर, है ना? क्या होगा? हायर से नीचे आएंगे, है ना बेटा? ठीक है? and hence photons are emitted, है ना बेटा? and hence x-ray photons are emitted, x-ray photon बाहर निकलेंगे, है ना? of energy कहो बेटा या वेवलेंथ कहो, एनर्जी कहो या वेवलेंथ कहो, है ना बेटा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा बोलो? डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, है ना बेटा? है ना? एंड ट्रांजिशन इन्वॉल्व्ड, है ना बेटा? और ट्रांजिशन कौन सा हुआ इस पे डिपेंड करता है बच्चा, समझे? लिख लो फटाफट। अच्छा एक और बात देख लो, तो देखो बच्चा, अब तो ये बात समझ में आई कि कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा और उसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स होने की भी संभावना है ना बेटा? ठीक है? तो मान ले बेटा, अगर तुम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो तो बोलो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे क्या इसके जैसा कंटिन्यूअस होगा? नहीं ना बच्चा, वो तो दो ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस है। जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में था, वो किसी खास एनर्जी का फोटोन निकलेगा, है ना? तो जिस खास एनर्जी का फोटोन निकलेगा बेटा, उसके जैसे फोटॉन्स कंटिन्यूअस एक्सरे में पहले से होंगे बेटा अवेलेबल, है कि नहीं? है ना? तो अगर उसमें कंटिन्यूअस के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएगा बेटा, तो उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सडनली राइज कर जाएगा, बोलो है कि नहीं? तो कहोगे देखो ये ग्राफ हमारा किसका है बच्चा? कंटिन्यूअस एक्सरे का है ना? अब मैं बना रहा हूं क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। क्या कहूंगा बेटा? कि जिस में कैरेक्टरिस्टिक होगा बेटा, है ना, उसकी क्या होगी बेटा? इंटेंसिटी सडनली बढ़ जाएगी, है ना बेटा? उसकी इंटेंसिटी सडनली बढ़ जाएगी, है ना? इस ग्राफ में क्या होगा? कुछ पीक्स बन जाएंगे, उस ग्राफ में कुछ ऐसे पीक्स बन जाएंगे, है ना बेटा? ठीक है? ये सब क्या दर्शाता है बेटा? ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बच्चा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, है ना बच्चा? और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बच्चा कंटिन्यूअस एक्सरे। समझा बात को? ठीक है, लिख लो। अदिति लिख रही कि सिंह हो गया है। अरे के भैंस गाय भैंस थोड़ी है, सिंह निकल आया इसके। कुशल बोल बच्चा, नोट करो बच्चों। एटम बम सर, जो एटम बम होते हैं उनमें एटम्स की रिकॉल वेलोसिटी के बराबर होती है क्या? फिर से बोलो, एटम बम में जो एटम्स होते हैं उनकी रिकॉल वेलोसिटी c के बराबर होती है क्या? नहीं बच्चा, हमारा साइंस तो यही कहता है कि हमने जहां तक साइंस पढ़ा है वो तो यही कहता है किसी की स्पीड लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकती, है ना? अलंकृता बोलो बच्चा। सर मुझे इसमें ये पूछना था कैरेक्टरिस्टिक वाले में
कि सर जो बाहर से एटम पे अटैक कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो अंदर डिस्प्लेस हुए वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाँ सर हाँ जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होके जिनकी जगह बनी है खाली, वो बाहर से आने वाले क्यों नहीं ऑक्यूपाई कर लेते, ऊपर से क्यों आते हैं वो इलेक्ट्रॉन? वो ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से, सुन ध्यान से बच्चा। मान लिया जाए तुम जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हो बेटा, उसकी एनर्जी -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लिया, ठीक है बच्चा। अब सोचो, यस सर। जो इलेक्ट्रॉन आया है वो तो बाहर से आ रहा है। यस सर। तो देख बच्चा, जब पहले वो इंटरेक्ट करेगा तो एटम के इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन मिलेगा, यस सर। मिलेगा ना। यस लेकिन सर। जब अंदर घुसने लगेगा बेटा, तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन भी तो होगा, हाँ। तो स्पीड बढ़ेगी ना उसकी। यस सर। तो वहां जब पहुंचेगा बेटा, तो उसकी एनर्जी जो होगी ना, ठीक है, ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, पक्का। अच्छा समझे बेटा। अगर वो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा होगी तो क्या होगा, खुद भी बाहर निकल जाएगा और उसको भी निकाल देगा। रिप्लेस नहीं करेगा बेटा, वो रिप्लेस नहीं कर रहा, नॉकआउट कर रहा है। हाँ। खुद भी बाहर निकल गया और उसको भी निकाल दिया, वैकेंसी बन गई बेटा पूरी पूरी वहां। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, खुद भी निकल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। रोशन बोल बच्चा। सर ये इंटेंसिटी का एक रेज करना थोड़ा सा समझा दीजिएगा सर। क्योंकि बेटा उस जिस वेवलेंथ में, जिस Yes, sir. वेवलेंथ से, मान लो इमेजिन करो, है ना बेटा, तेरे Yes, पास sir. 1-1 रुपया का, 5-5 रुपया का, है ना बेटा, 10-10 रुपए के बहुत सारे सिक्के हैं, Yes, sir. है ना। ठीक, और ये सिक्के तुमने 1 महीने मेहनत करके कमाए हैं, है Yes, ना। sir. तो क्या है, तेरे पास 1 के सिक्के हैं, 5 के सिक्के हैं, 10 के सिक्के हैं ना बेटा, ये सब किसी खास पैटर्न में होंगे। Yes, sir. हो सकता है 100 सिक्के 1 रुपए के हो, 2 सिक्के 2 रुपए के हो, 300 सिक्के हमारे 5 रुपए के हो, है ना। Yes, sir. अब मान लो रास्ते में चलते चलते तुम्हें एक ऐसा थैला मिल गया अचानक जिसमें सिर्फ 5 रुपए के सिक्के हो, तो क्या होगा। अब तुम्हारे पास 5 रुपए के सिक्के की संख्या अचानक बढ़ जाएगी। Yes, sir. बस वही समझो। पहले था कंटिन्यूअस एक्सरे, Yes, sir. है ना बेटा। अब किसी खास वेवलेंथ में कंटिन्यूअस था ही बेटा, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। अच्छा मतलब अच्छा, ऐसे ही हो गया जिस तरह से कंटिन्यूअस एक्सरे, मतलब तुम्हारे पास जो कमाया हुआ पैसा था बेटा, वो था कंटिन्यूअस एक्सरे, और तुम्हें रास्ते में जो अचानक मिल गया वो क्या है, थैला कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसमें संख्या अचानक बढ़ जाएगी बेटा। बोलो। यस सर, यस सर, समझा। समझ में आ गया सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ये क्या लिखा है, इसको आतंकवादी बनना है तो लिखा हाई एटॉमिक नंबर के बॉम्ब बनना चाहता है तुम। क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर के बॉम्ब ज्यादा खतरनाक हैं या लेस एटॉमिक नंबर के। बच्चा, हाई एटॉमिक नंबर हो या लो एटॉमिक नंबर हो, इंपॉर्टेंट ये है ना बेटा, कि जब वो केमिकल रिएक्शन हो तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो, ये इंपॉर्टेंट है। वो फ्यूजन की बात हो जाएगी। आदित्य बोलो। सर तो इसके ग्राफ में जो हर एक स्पाइक का मतलब ये होता है कि एक ट्रांजिशन हुआ है ना। हाँ, एक स्पाइक से मतलब बेटा कि उस वेवलेंथ में कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे भी हो गया। हाँ, मतलब एक ट्रांजिशन हुआ उसमें। हाँ, समझ गया है बात। यस सर। और सर ऐसा भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट को, मतलब अगर उसने आउटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को अगर पार कर ले तो ऐसे करके न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है क्या। फिर से बोलना सर, कि मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि वो न्यूक्लियस तक पहुंच जाए इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस तक पहुंच जाए। हाँ, अगर चलो पहुंच गया तो क्या होगा। तो वही क्या होगा तब। देख बच्चा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जैसा रह जाए या क्या हो जाए कुछ नहीं जानता। एक बात समझ ले बेटा अच्छे से, न्यूक्लियस के बारे में परफेक्टली कोई नहीं जानता अभी। ओके सर। कम से कम हमारे लेवल की साइंस में न्यूक्लियस जो है ना बच्चे, मजली इमेजिन कर। जैसे मान लो तू सोचता है कि तेरे घर में कौन है, तू है, तेरे पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है ना बेटा। तुम सब लोग घर में इतने सारे लोग हो ना। यस सर। लेकिन मोहल्ले वालों के लिए तुम सब एक ही घर हो। यस सर। है ना, मोहल्ले वालों के लिए, है ना, तुम्हारे एग्जिस्टेंस में या तुम्हारे भाई के एग्जिस्टेंस में कोई अंतर नहीं है। यस। हालांकि तुम दोनों अलग अलग हो। हाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम कहो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, ठीक है। लेकिन बाहर वालों के लिए वो सिंपल एक बल्क है, वो एक घर है।
उसमें कौन न्यूट्रॉन है, हाथ रख के तुम नहीं बोल सकता कि ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है वहां पे। ओके सर, बात समझे? यस सर। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये सवाल तेरा सही था लेकिन सवाल बहुत डिफिकल्ट है, ये इसका आंसर आसान नहीं बच्चा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो चलो अब डिस्कस करें बेटा, क्या दिया था बताओ होमवर्क कोई, व्हाट वाज द होमवर्क? सेक्शन एबीसी। सेक्शन ए भी था मॉडर्न का होमवर्क, टी भी था सर। एबीसी निकाला जाए बच्चा। एक बच्चा पूछ रहा है कि न्यूक्लियस में एक्सरे मार के नहीं देख सकते क्या, है ना? ये तो वही बात हो गई कि टॉर्च जला करके सूरज को ढूंढना, उसका भाई रात में टॉर्च जला करके हम सूरज ढूंढ रहे हो। क्या लिखा एक्सरसाइज 3 पार्ट 2? आयुष राज क्यों लिख रहे हो? ये नहीं करना है डिस्कस हम लोग को बेटा, हम तो सिर्फ मॉडर्न करेंगे डिस्कस। अब सीट निकालने दो मुझे मॉडर्न की, आ गया मॉडर्न की सीट, ये रहा मॉडर्न की सीट। अच्छा एसीए में क्या करूंगा डिस्कस, इसमें क्या करूंगा मैं डिस्कस, क्या कहा था मैंने, कौन सा पार्ट करूंगा कौन सा पार्ट नहीं करूंगा? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 करना है ना, पार्ट 1 तो नहीं करना है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 करना है, ओके चलो निकालो 1 पार्ट 2 निकालो बच्चा। नहीं रे चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी, ये क्लास लगेगा और। चलो निकालो, बोलो बच्चा। A5 पूछना है, A5 नहीं, न्यूक्लियर नहीं आएगा पेपर में, A2 ही पूछना है, पेपर में न्यूक्लियर नहीं आएगा। मैंने पार्ट 1 को बोला था क्या? मोबाइल चेक करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था, मेरे पास सबूत है, सबूत मोबाइल में है, गवाह तुम लोग है। हाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 डिस्कस नहीं करूंगा, 1 पार्ट 1 करूंगा डिस्कस। लिखा था मैंने कि आई विल नॉट बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 एंड एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, तो वह पार्ट 1 करना है डिस्कस। चलो निकालो, बोलो बच्चा। A3 A5 A7, A3 A5 A7 देख दो बच्चा। A3 में देख बच्चा, A3 में कहता है कि 1 मिलीवाट ऑफ लाइट सोर्स है ना बेटा, 1 मिलीवाट ऑफ लाइट सोर्स है बेटा, है ना, 1 मिलीवाट ऑफ लाइट सोर्स में। अच्छा A2 ही पूछना है, इसको A2 ही पूछना है भाई। देख बेटा A2 हमारा कहता क्या है, देखना बच्चा कि लाइट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें निकालना है बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देख दो बच्चा E बराबर E नॉट साइन 1 माइनस 2 इंटू 10 पावर 15 साइन पाई टी माइनस के एक्स। देख बेटा वेव के इक्वेशन में जो टाइम का कोफिशिएंट होता है बेटा, यही हमारा क्या होता है ओमेगा, 1.2 10 पावर 15 पाई इज इक्वल टू कर लो 2 पाई एफ। तो एफ निकल गया बेटा, एफ निकल गया तो फोटोन की एनर्जी निकल गई, बोलो बेटा ठीक है। ये एनर्जी आई तुम्हारी जूल में, जब ये जूल में आई तो फिर इसको कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना बेटा। हमसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E माइनस डब्ल्यू। ठीक है, समृद्ध को फर्स्ट पूछना है। देख बच्चा समृद्ध सवाल में कहता है बेटा व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉर्म ए मेटल वर्क फंक्शन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ
लीनियर मोमेंटम ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। देख बच्चा, इसमें हमारा दिया है लैम्डा, ये बच्चा 400 नैनोमीटर, इसका मतलब हो गया 4000 एंगस्ट्रॉम। तो फोटोन की एनर्जी निकाल लो बेटा hc बाय लैम्डा करके। और देखो बच्चा, वर्क फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लिख लोगे बच्चा, E माइनस डब्ल्यू, है ना बेटा। ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके बाद इसको कन्वर्ट कर लो जूल में, है ना बेटा। और जूल में निकालने के बाद काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना P²/2m, और P²/2m करोगे तो P निकल जाएगा। ठीक है बच्चा, अनम्यूट करने बोल रहा है। हाँ चलो कर दिया। देखो बेटा A4 देखो, A4 में कहता है बेटा, अच्छा सवाल है, सीखो इसको। देखो बेटा सवाल में कहता है बेटा, सपोज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3000 एंगस्ट्रॉम टू 3040 एंगस्ट्रॉम। देखो बच्चा, पहले का जो वेवलेंथ है ये है बच्चा 3000 एंगस्ट्रॉम, है ना बेटा। पहले का जो वेवलेंथ है ये हमारा है बच्चा 3000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पहले का जो वेवलेंथ है बच्चा वो 3000 एंगस्ट्रॉम है। इसमें चेंज इन वेवलेंथ ये लिखा है बच्चा 40 एंगस्ट्रॉम का। तो बेटा इसको हम डी लैम्डा बोल सकते हैं, बोलो। बहुत छोटा है ना। अरे कर तो दिया अनम्यूट, अरे नहीं हुआ। हो गया ना। यस सर सर। क्वेश्चन नंबर Yes, sir. A2 तो में, बेटा सर क्वेश्चन नंबर बोलो। A2 में ई की इक्वेशन कैसे आ रही है उन लाइट्स में? अरे भाई ये तो लाइट जो पढ़ाया होती नहीं है ना सर। वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से ही मूव करती है, समझा। यस सर, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों ना है बच्चा, है ना। यस सर, यस सर। इसमें पूछा गया, देखो फाइंड द करेस्पॉन्डिंग चेंज इन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देख बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला EVS बराबर K मैक्स बराबर E माइनस डब्ल्यू, है ना बेटा। तो इसको बोल सकते हैं बेटा hc बाय लैम्डा माइनस डब्ल्यू, है ना। W तो हमारा है बेटा कांस्टेंट। इसका डिफरेंशियल फॉर्म कर ले बच्चा। फिर अनम्यूट होगा, क्या म्यूट हो गया। नो सर, नो है ना? सर, सही है। ठीक है देखो, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशियल फॉर्म लो बच्चा। तो E इंटू DVS बराबर क्या हो जाएगा, माइनस HC बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा होगा बेटा, है ना। तो हमको DVS निकालना है, समझ गए। आगे A7 सर सर जो आपने A5 डिफरेंशिएट पूछा है कि करके नहीं है। इक्वेशन लिखी थी ना सर, A5 हाँ सर तो अपन बोलो ने बोलो, क्या मतलब दिक्कत पहले इसमें। हाँ अपन पहले क्वेश्चंस करते थे, जैसे मतलब एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया था तो उसमें पहले लॉग लेके फिर करा था डिफरेंशिएट। मैं तो बेटा लेवल कभी नहीं करता है काम, मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। तुम कहीं और से पढ़े हो बच्चा, इसका मतलब तुम ये मतलब चीज उस कहीं और इफेक्ट से कुछ पढ़ नहीं लिए पड़ता हो। उससे। बेटा मैं डिफरेंशिएट करके काम, मैं हाँ सर। लॉग लेकर डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं तो इधर में भी नहीं करता। ठीक अच्छा है। सर। हाँ, तो गलत ध्यान है बच्चा तुम्हें। देखो ये 5 में देख बच्चा, इसके इक्वेशन में देख बेटा, एक साइन का फंक्शन है और ये भी साइन का फंक्शन है ना बेटा। तो यहाँ देख बच्चा, ये साइन का दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई ना है बेटा, साइन ए इंटू साइन भी ना है। तो देख बेटा साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ कॉस ऑफ बी A माइनस plus ए, B plus cos A minus है ना बेटा, माइनस कॉस बी प्लस ए बी इन होता है प्लस बेटा, ए। बोल तो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दो वेव का कॉम्बिनेशन है, दो वेव का सुपरपोजिशन है, बोल बच्चा, है ना। ठीक है, दो वेव का सुपरपोजिशन है। तो एक बार बी माइनस ए करोगे, एफ बी प्लस ए करोगे बेटा, तो दो ओमेगा आएगा ना बेटा। एक ओमेगा 1 कितना आएगा, डिफरेंस करो, डिफरेंस ओमेगा करोगे तो 3 10 पावर 15, 3 और एक ओमेगा 2 कितना आएगा बोलो, 9 10
9 10 पावर 15 है ना बच्चा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है बेटा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो बच्चा, तुम अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो तुम्हारी कोशिश यही ना होगी बेटा कि एनर्जी ऑफ फोटोन भी हम मैक्सिमम लें, है कि नहीं। तो बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन का मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, H इंटू F2 लेंगे ना। F2 क्या हो जाएगा, ओमेगा 2/2 पाई, बोलो। तो ये तुम्हारा जूल में आएगा, जूल में आएगा तो इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना और फिर यहाँ पुट कर देना, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाती है। वो तो है बेटा, मॉडर्न में तो समस्या है थोड़ी सी, कैलकुलेशन वो तो होती है मॉडर्न में। सर बिल्कुल टेस्ट सही में बात ऐसे ही बोल रहे हो क्वेश्चन तुम। आएंगे सर, ऐसे ही कैलकुलेशन वाले आ सकते हैं बेटा। सर B1 का B इतना मुझे याद है नहीं। देखो बच्चा A6 पूछा है किसी ने, किसी ने पूछा है A6। B1 देखो बच्चा A6 में कहता है सवाल कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट ऑफ वेव लेंथ 800 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन ए सीजियम प्लेट एट द रेट ऑफ 5 वाट। पावर हो गया बच्चा इसका 5 वाट, ठीक है। जो लैम्डा गिरा है यह 8000 एंगस्ट्रॉम। अब कहता है द पोटेंशियल ऑफ द कैरेक्टर प्लेट इज मेड सफिशिएंटली पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स मीटर सो दैट करंट रीचेज इट्स सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन करंट आ गया बेटा। assume that average 10 to the power 6 photons is able to eject a photoelectron। तो फोटो करंट निकालना है, सिंपल तो है बच्चा। देखो पावर इक्वल टू n इंटू कर लोगे बेटा, तो n तुम्हारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, बोलो बेटा, है ना। और सवाल में क्या कहता है तुम्हारा, सवाल में कहता है बेटा कि इतने फोटोन गिरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। इसका मतलब इंटू 1/10 का पावर 6, बोल बच्चा, इतने हो गए इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना। तो सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो सारे के सारे पहुंच गए। यस सर, यस आगे चलो A7। अरे बेटा A7 तो बताया हुआ कॉन्सेप्ट है ना। यस तो ग्राफ को देखो, बताया हुआ ना कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज करेगी तो नीचे वाला पॉइंट आगे पीछे भागेगा, है ना। इंटेंसिटी बदलेंगे तो ये वाला पॉइंट भागेगा ऊपर नीचे। आगे चलो सर B1 का तो बच्चा B1 में सर B1 का B बस हम बताते हैं, B1 का B। ओके बच्चा बताता हूँ, बिल्कुल वेट करो, एक हैंग कर गया है कुछ। आ गया। देख बच्चा सवाल में कहता है B1 में इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द अर्थ सरफेस इज। लाइट की जो इंटेंसिटी गिर रही है बच्चा ये 1.5 10 टू द पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। लाइट इज मोनोक्रोमेटिक और लाइट का बेटा वेवलेंथ मानना है हमको 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कहता है नो लाइट एब्जॉर्ब, कोई भी लाइट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं हुआ और अर्थ से सन का दूरी है बेटा 1.5 10 टू द पावर 11 मीटर। तो पहला सवाल कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन कितना, ईच स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर पे कितना, तो देख बेटा एरिया क्लियर हो गया, 1 मीटर स्क्वायर है, यस है ना। तो पावर अर्थ पे कितनी गिरी, इंटेंसिटी इंटू एरिया। यस सर, बोल बच्चा। यस और इंटेंसिटी इंटू एरिया का फॉर्मूला क्या करते हो, फिर n इंटू ई, यस है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकल गया, है ना। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट कहता है बेटा हाउ मेनी फोटॉन्स आर देयर इन ईच क्यूबिक मीटर नियर द अर्थ सरफेस एट एनी इंस्टेंट। देखना बच्चा, अगर मैं ईच क्यूबिक मीटर की बात करूं तो इसका मतलब हो गया एक क्यूब, बोल बेटा। यस सर, इसका मतलब हो गया एक क्यूब जिसका कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, यस है ना सर बेटा। तो 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम है तो बोलो बेटा इसका बेस का कितना एरिया है, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। 1 मीटर तो बताओ बेटा लाइट अगर इसके ऊपर गिरेगी, है ना, तो लाइट को इसकी लंबाई क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, 1/3 1/c। यस तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इतनी देर तक
इतने फोटॉन्स पर सेकंड आते रहेंगे। यस सर। इतनी देर तक इतने फोटॉन्स पर सेकंड आते रहेंगे तो कितना फोटोन जमा हो जाएगा? आगे बात समझ में? यस सर। अब सी में आओ। सी में कहता है बेटा हाउ मेनी फोटॉन्स डज द सन इमिट पर सेकेंड। तो देख बच्चा, अगर ये सन है और अगर ये अर्थ है ना बेटा, तो देख बेटा अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो लाइट गिरी वो इंटेंसिटी है, बोलो जी है सर। ना। लेकिन बेटा सन से जो एनर्जी निकली है वो सारी की सारी क्या गिरी अर्थ पे? नो सर। नो सर। नहीं ना बेटा। तो No, जिस जगह sir. पे अर्थ है उस जगह पे एक स्फीयर बना लो, है ना बेटा। कहोगे इस पूरे स्फीयर में लाइट फैलेगी, बोलो है ना। सन से निकलने वाली सारी लाइट इसी एरिया में आएगी ना बेटा, बोलो है ना। तो कहोगे बेटा एक अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर में इतना गिर आया था बेटा फोटोन एन आया था ना। तो इन 4 पाई आर स्क्वायर कितना होगा? तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितना होना चाहिए? n इंटू एरिया 4 पाई आर 4 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया बात? यस सर। Yes, sir. आगे चलो। सर A4 में एक डाउट था सर। A4 में डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं के मैक्स का, फिर उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो भी कर लो, आंसर थोड़ा लेंदी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इधर पूछो आगे बी में और कोई। B4 B4 पूछना है। C2 सर C2 B3 सर सर C2 C1 B2 सर B2 पूछना है B4 किसी को? B3 B2 सर। B4 अब B2 बताता हूँ, सब बताता हूँ, वेट करो। ये पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ दिया है बेटा, रिफ्लेक्टिंग मिरर पे गिर रहा है 60 डिग्री एंगल पे। नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर सेकंड मिरर पे इतना है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द मिरर। क्यों पूछ रहे हो बच्चा? ये तो पूछने का सवाल बिल्कुल नहीं है। फॉर्मूला देखो इसका, सर B3 देखो B3 में a beam of white light is incident normally on a metal plate surface absorbing 70% of the light and reflecting the rest। इसका मतलब बच्चा अल्फा हो गया 0.7 है ना, और रिफ्लेक्टिविटी हो गई 0.3 है ना। तो अब कहता है बेटा अगर बीम 30 वाट का पावर है तो फोर्स कितना लगेगा, है ना बेटा। और कैसे गिरा है बताओ? नॉर्मली गिरा है ना। यस सर। यस। ठीक है, तो जनरल जनरल सरफेस। नॉर्मल वाले कॉन्सेप्ट में जनरल का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा सर। क्या ओके था सर। बोलो, हो जाएगा ना उससे। यस सर। वाला। B4 देखो, यस सर। ये सोडियम लैंप है, 10 वाट का पावर है, वो इमिट कर रहा है फोटोन 590 नैनोमीटर का। मान लो कि 60% ऑफ कंज्यूम पावर जो है वो कन्वर्ट हुआ लाइट में, तो बेटा पावर कितनी गिरी थी? 10 वाट ना। 10 वाट। बोलो, तो इसका मतलब लाइट में कितनी कन्वर्ट हुई? लाइट में कितना मिला पावर? 6 वाट। 6 वाट ना। अब कहता है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो एक फोटोन का एनर्जी निकाल सकते हो बच्चा? यस सर। निकाल सकते हो? यस तो सर। पावर बराबर n इंटू ई, निकल गया n। यस सर। यस सर। सर C2 अब चलो, अब आज के लिए इतना ही। C1 C1 अब खत्म, अब खत्म, आज C2 नहीं, अब बता कल। दीजिए। अब आगे कल। ओके अब सर। आगे जो कल है, आगे का होमवर्क देखो, इस सेक्शन के क्वेश्चन होमवर्क सॉल्व देख नहीं हो लो। रहे। यस सर। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। सी और डी, सी और डी और ई भी कर सकते हो क्या? देखता हूँ, रुको। Yes, sir. ई भी कर सकते हो तुम, Yes, sir. फिर EV. और एफ भी कर लिया, सी डी ई एफ। ओ सर कल ही क्लास है क्या? कल ही क्लास है। तो सी डी ई कर लेते हैं, चलो इतना करो कम से कम। Yes, sir. ओके ठीक है, सर। सी डी ई करो भी 2 सेक्शन। सवाल ही है सर। और सर किस में? तो 2 ही सवाल है। यस सर, दोनों सेक्शन मिला के 2 सवाल हैं। सर फिर क्या टेंशन है भाई, तो खत्म ही करो, इफ तक खत्म करो। चलो कर लो इतना। करोगे क्या सर? FV करना है। सेक्शन में एक कल क्वेश्चन कल करेंगे डीपी, आज या कल में। डीपीपी कब होगा? बच्चा आज तुम दोपहर या शाम में एक बार जरूर टेलीग्राम ग्रुप चेक करना। दोपहर और शाम में टेलीग्राम ग्रुप चेक करना। मैं आज या कल का कोई टाइम देके डीपी करूंगा डिस्कस, ठीक है। सर वो मैं आज ही करने सर वो वाला था, टेलीग्राम लेकिन थोड़ा बिजी हो गया मैं आज। सर वो जेपी वाला टेलीग्राम ग्रुप में सब वो जेपी चैट लाइव वाले पे, सर वो चैट बंद कर दीजिए सर। जेपी ए स्टार में।
सर कर दिया आपने चैट बंद शायद। सर बच्चे बहुत हंगामा कर रहे हैं क्या एक उसमें? ग्रुप में तो बन के है। सर मत बंद कर दीजिए, रहने दीजिए, डाउट पूछने दीजिए होती है। हजार आ जाते हैं सर मैसेज। 500 ये प्रॉब्लम सर है, मैसेज बहुत डीबीपी ज्यादा है। 25 to 29 है ना? सर आप 28 है, पिन कर लीजिए। 28। हाँ। चलो बच्चे बाय अभी। जनरल डाउट था क्या? सर पार्ट 2 का ये A6 अपन ने सर मेरे को डाउट था कि अपन पावर का फॉर्मूला अगर इंटेंसिटी से लिखते हैं तो अगर एरिया जो है हमारा उसका cos थीटा का कंपोनेंट लेना पड़ता है अगर स्लैंटेड हो एरिया, है ना? हाँ। अगर अगर एरिया इंटेंसिटी और ऐसे हो तो कंपाउंड करना पड़ेगा ऐसे। और अगर ऐसे नॉर्मली एक फोटोन की एनर्जी पता है तो उसी इंटेंसिटी की एरिया cos थीटा को अपन n के बराबर लिख सकते हैं ना? के बराबर हाँ कर सकते हैं। ओके। चलो बच्चा बंद करो मीटिंग अब। सर पार्ट 2 का A6 बता दो। अब कल